हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसका सेट नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये यहाँ पे सर्किट गिवन है और यहाँ पे कहा गया है कि द अबव डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज टू रजिस्टर्स दैट इज 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन 3 वोल्ट बैटरी। ठीक है, और हमें यहाँ पे बताना है कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टू रजिस्टर्स इन द सर्किट। यहाँ पे सबसे पहला हमें बताना है कि ये जो रजिस्टर्स कनेक्टेड है ये कैसे कनेक्ट है। तो देखिए, कोई भी रजिस्टर है जो दो टाइप से कनेक्ट किया जा सकता है। पहला टाइप क्या होता है, सीरीज, और दूसरा टाइप क्या होता है, पैरेलल। तो बेसिकली जब हम सीरीज को कनेक्ट करते हैं तो सीरीज हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर। लेकिन जब हम पैरेलल कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम यहाँ पर पैरेलल कंडीशन की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड कनेक्ट हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये पैरेलल होता है और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये कैसा होता है, सीरीज होता है। तो अब अगर हम यहाँ इसको ध्यान से देखें तो निश्चित रूप से कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया। फिर दूसरा कह रहा है कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू 10 ओम एंड 15 ओम रजिस्टर। सेकंड कहा गया है कि बताइए यहाँ पर 10 ओम और 15 ओम से कितना करंट फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि 3 वोल्ट की बैटरी है। तो अगर हम यहाँ पे I10 मतलब 10 ओम के थ्रू अगर हम करंट निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V अपॉन I, दैट मीन्स 0.3 एम्पियर। ठीक है, वही अगर हम 15 ओम से निकाले करंट कितना जाएगा तो हम लिखेंगे 3 अपॉन 15, दैट मीन्स 0.2 एम्पियर। यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि बताइए यहाँ से टोटल करंट कितनी ड्रॉ होगी। तो पहला तो तरीका यही है कि हम पहले इन दोनों से अलग अलग निकालें, उसके बाद जो टोटल करंट है IT ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2, इसका मतलब 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इसका नेट रेजिस्टेंस पहले RT निकाल लेंगे। नेट रेजिस्टेंस जो है वो RT निकालेंगे कौन से फार्मूले से, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे हम लोग निकाल करके उसके बाद I इक्वल्स V अपॉन R लगाएंगे, तभी ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे फैक्टर्स ऑन विच रो डिपेंड्स। मतलब यहाँ पे हमें वो फैक्टर लिखने हैं जिसपे ये रो डिपेंड कर रहा है। तो उन फैक्टर्स में सबसे पहला है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल यानी वायर किस मटेरियल का बना है इस बात पर डिपेंड करेगा। देखिए केवल अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी के केस में केवल यही दोनों होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच, ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस डिपेंड, तो उस केस में देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट होगा वो होगा R, सबको पता होना चाहिए R प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा जो है वो है R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, या फिर कह सकते हैं 1 अपॉन R स्क्वायर, मतलब अगर उसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस गिवन हो तो ये फार्मूला लगेगा। और जो तीसरा यहाँ पे है थर्ड पॉइंट वो है R प्रोपोर्शनल टू T, बट ये यहाँ पे फॉर कंडक्टर, किसके लिए, फॉर कंडक्टर, ठीक है। और फोर्थ जो है ये नेचर ऑफ मटेरियल एज इट इज, नेचर ऑफ मटेरियल, ये यहां पे रहेगा ही रहेगा। तो हम यहाँ पे ये समझ पाए कि जो रेजिस्टेंस है
वो इन 4 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, बट रजिस्टिविटी जो है वो इन 2 चीजों पर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी समझ ली, जैसे अगर मान लिया कह दिया जाए कि वायर को स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क करके लिखिए, स्टार मार्क। इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, तो अगर वायर को स्ट्रेच किया जाता है, सो इन दैट केस जो नया रेजिस्टेंस आर न्यू होगा ये होगा एल न्यू अपॉन एल ओल्ड, मतलब पुरानी लेंथ इंटू होल स्क्वायर और अपॉन में आर ओल्ड, ठीक है। यहां पे ओल्ड मींस इनिशियल, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर आपसे कहा जाए कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है और उसकी लेंथ लेट्स से की है 10 सेंटीमीटर, अब इसकी लेंथ को हमने 15 सेंटीमीटर कर दिया है, तो बताइए अब ये नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, नया लेंथ कितना है 15, इनिशियल लेंथ कितना है 10, इसका होल स्क्वायर और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करके यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। खैर आते हैं इस क्वेश्चन पर। कहा गया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का होता है, ठीक है, देखिए यहाँ कंडक्टर लिखा हुआ है, इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो दैट्स ट्रू, बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ाने से भी बढ़ता है और नेचर ऑफ द मटेरियल अगर बदल रहा है तो उससे भी रो की वैल्यू यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बदलेगी, और रेजिस्टिविटी को ही बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि अ रे, ठीक है, ए रे इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल टू द मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ। अब इसका काम क्या है जरा समझिएगा। सपोज हमने मान लिया कि ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस पे ये लाइट आके इंसिडेंट हो रही है लाइक दिस। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर ये लाइट नॉर्मल के अलोंग ऐसे आ रही है तो वापस ही ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, असर्शन इज राइट, क्योंकि जो चाहे यहां पे कोई मिरर हो या फिर कोई इंटरफेस हो बिटवीन टू मीडियम्स, ठीक है, यहाँ पे अगर ये कोई अलग मीडियम भी हुआ तब भी ये चीज ऐसी होगी कि ये सीधे निकल जाएगा, ठीक है, एंटर कर जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। अब इसमें कहा गया कि इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। हमने लॉ ऑफ लॉ ऑफ, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है रिफ्लेक्शन में, बिल्कुल सही है, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी आता है, और दैट्स वाई कि ये जो लाइट रे आ रही है वो उसी पथ पे चली जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम मानेंगे कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर है। अब हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सपोज दैट यहाँ पे कोई मीडियम है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लाइट कलर में फिल कर दें, ठीक है, ओके। तो मान लिया कि ये कोई मीडियम है और इस मीडियम में कोई लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये लाइट आके कोई इंसिडेंट यहां पे हो रही है। अब होगा क्या, समझिएगा ध्यान से, होगा ये कि जैसे ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, तो अब यहां पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है समझिएगा। पॉसिबिलिटी ये बनती है कि या तो ये लाइट रे इधर आएगी, ठीक है, या तो ये लाइट रे इधर आएगी, आई विल चेंज इट्स कलर, सपोज दैट मैंने इसको ब्लू कर दिया, या फिर ये लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी लाइक दिस, ठीक है। चलिए ब्लैक किए देता हूं। हाँ तो देखिए आप समझिएगा, या तो जैसे मान लो यहाँ पे ये लाइट आ रही तो ये वाला जो होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है,
अब यहाँ पे ये पथ को ये फॉलो करेगा या तो ये इस पथ को फॉलो करेगा, ठीक है, बट ये सीधा नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए होगा क्या, कब फर्स्ट पाथ को फॉलो करेगा, कब सेकंड पाथ को फॉलो करेगा, तो दो चीजें यहां पे ध्यान रखना है। फर्स्ट पाथ को कब फॉलो करेगा, जब लाइट रेयरर से, ठीक है, डेंसर मीडियम में आ रही हो, और दूसरे पाथ को तब फॉलो करेगा जब डेंसर से रेयरर में आ रही हो, ठीक है। हमें पता है कि ये जो वाला जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आर, और मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर है। मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, इनमें से कोई एक ही सही होगा। लेकिन यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि अगर पाथ 1 फॉलो हो रहा है तो उस केस में बताइए आर जो है ये लेस देन आई है, और अगर सेकंड पाथ फॉलो हो रहा है तो उस केस में जो आर है ये ग्रेटर देन आई है। तो बताइए यहाँ पे हम इन दोनों को लेकर के ये बता सकते हैं कि कौन डेंसर है कौन रेयरर है। सपोज दैट आपसे कहा जाता है कि कोई एक लाइट रे है जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, एंड इट इज गिवन दैट कि एंगल ऑफ आर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आई। तो हमें पता है कि ये आर आई से बड़ा कब होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जिस भी मीडियम में यानी सेकंड मीडियम में जो गया है ये रेयरर मीडियम है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें चीजें याद रखनी है। एक इसका फिनोमिना होता है दैट इज TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तब होता है जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, जब डेंसर से रेयरर में जाती है तभी यहाँ पे ये वाला फिनोमिना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा बना हुआ है, ठीक है। एबो डायग्राम, सोर्स, टेलीस्कोप वगैरह, और ये सब पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ भी एक लेंस यूज हुआ है, यहाँ भी एक लेंस हुआ है, इसलिए इसको हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ लेंस का यूज हुआ है। बाकी एज इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये हो गया तो क्या हो गया आई पीस, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो कुछ टेलीस्कोप्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ टेलीस्कोप्स ऐसे होते हैं जिनमें इस ऑब्जेक्टिव की जगह पर, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पर मिरर का यूज करते हैं। यहां पर ऑब्जेक्टिव की जगह पर, ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पर किसका यूज करते हैं, मिरर का, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। तो ये सब पूरी कहानी यहां पर लिखी हुई है। हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज वुड सुमति नीड टू मेक अ टेलीस्कोप। तो बताइए यहां पे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सुमिति को किस टाइप के यहाँ पे लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दोनों जगह ही कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑप्टेड विद द लेंस। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लेवल का ही नहीं है, ये एक्चुअल में 12th लेवल का है जहां पे मैग्निफिकेशन का फार्मूला पूछा जाता है। तो मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि -MO इंटू ME, जहां पे MO क्या है तो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ME का मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। बट एक और भी फार्मूला होता है जो कि होता है माइनस का FO अपॉन FE इंटू में 1 प्लस FE अपॉन D। तो बेसिकली आप इससे उतना वास्ता मत रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकता। हाँ ये चीज जरूर आ सकता है बट इस चीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जो लेवल है ये 12th लेवल का आप मान सकते हैं इसको। हाँ लेकिन अगर इस तरीके का आपका केस स्टडी आया तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे फर्स्ट नंबर में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा गया कि इफ द पावर ऑफ द लेंस L1 L2 आर इन रेशियो 4:1, मतलब अगर हम यहाँ पे P1 और रेशियो P2 की बात करें तो ये 4:1 है, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। सो वी नो दैट कि जो फोकल लेंथ होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम F1 अपॉन F2 निकालेंगे तो ये आएगा P2 अपॉन P1 दैट इज 1:4 और हेयर इज द आंसर, ठीक है।
और करके क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं कि सुमति डिड सम प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट विद लेंसेज एंड फाउंड आउट दैट मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज 3। देखिए आई पीस का मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तो आई पीस का मैग्निफिकेशन मतलब क्या हो गया एम ई। सो एम ई इक्वल्स दिया हुआ है 3। इफ हर एक्सपेरिमेंट विद L2 is found to be image at 25 centimeter from the lens, what is the distance c at c put the object। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि उसने कितनी दूरी पर जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा है। तो देखिए यहाँ पे हमें इसका L2 का, ठीक है, L2 का मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे और फोकल लेंथ निकालने के बाद उसकी इमेज जो है उसके लेंस से 24 सेंटीमीटर पर बन रही है। ठीक है, ओके, 24 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ करना क्या है, उसके ऑब्जेक्ट की, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है L1 और ये क्या है L2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि सुमति डिड सम प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट विद लेंसेज एंड फाउंड आउट दैट मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस L2 इज 3। मतलब इसका मैग्निफिकेशन यहाँ दिया हुआ है m equals 3। if in her experiment with L2 she found an image at 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द, पहली बात ये समझिए क्या लेंस में ये किधर बनेगी इमेज, तो ये इधर बनेगी। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो v इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और फिर पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस डिड सी पुट द ऑब्जेक्ट, कह रहे किस डिस्टेंस पर उसने ऑब्जेक्ट्स को रखा है। ठीक है, तो अगर हम ये मान के चलें कि देखिए यहाँ पे कुछ चीजें तो अननोन है क्योंकि यहाँ पे इसकी लेंथ गिवन होनी चाहिए थी। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से f निकालेंगे। f इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, सीधे मैग्निफिकेशन गिवन है तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज v अपॉन u। ठीक है, तो m इक्वल्स कितना दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो m इक्वल्स रखेंगे 3। ठीक है, m इक्वल्स 3 रखेंगे और यहाँ पे v कितना है 24 अपॉन u, तो बताइए u इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये माइनस में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में है क्या कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज इधर बनती है, जो इमेज इधर बनती है वो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो ऑब्जेक्ट भी राइट साइड और इमेज भी राइट साइड, कुछ ऐसा यहाँ पर होता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, a narrow beam PQ of white light passing through this prism in this diagram, trace it on your sheet, so how path of emergent beam as observed on screen DE, write the name and cause of phenomena observed। ठीक है, तो देखिए कि ये व्हाइट लाइट है। ठीक है, ये कैसी लाइट है, ये व्हाइट लाइट है। तो व्हाइट लाइट में बेसिकली होगा क्या कि इसको एक मिनट, इसको यहाँ पे सीधे ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, बट रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में कुछ ऐसा होगा कि ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, लेट मी चेंज कलर फर्स्ट। तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, जनरली ऐसे जाना चाहिए था, बट होगा क्या कि ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी और सबसे पहला जो कलर मिलेगा दिस वुड बी रेड, एंड जो फाइनल कलर मिलेगा यानी जो लास्ट कलर मिलेगा उसको आप कह सकते हैं यहाँ पे दिस। ठीक है,
तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें कलर मिल जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस ऑर्डर में बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। तो यहाँ सबसे लास्ट में रेड होता है, यहाँ पे वायलेट होता है। तो कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ लेवल्ड रे डायग्राम सो द पाथ फॉलोड बाय ए नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट व्हेन पासेस थ्रू। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें यही पूछा गया था, मतलब ये अलग क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ये अलग क्वेश्चन मान सकते हैं। तो कह रहे हैं राइट द नेम, तो नेम हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, इमर्जेंट बीम की, एंड कॉज दिस फिनोमेना, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। और बाकी कौन कौन से बीम है यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिए। अब इसको आप और करके क्वेश्चन मान सकते हो कि ये और करके गिवन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि विद हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, ठीक है, विद हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम हमें यहाँ पे शो करना है कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट अगर पास होगी तो कैसे यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म बना लेते हैं। लेट्स से कि ये एक प्रिज्म है, ठीक है, और इसमें से एक मोनोक्रोमैटिक लाइट अंदर एंटर कर रही है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जो इस तरीके से एंटर कर रही है। अब यहाँ सिंपल सी बात है कि होगा क्या कि ये नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल के केस में क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये रेयर से डेंसर जा रहा है, ठीक है, रेयर से डेंसर जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। इसको सीधे जाना चाहिए था, ठीक है, इसको यहां पे ऐसे सीधे जाना चाहिए था, बट ये सीधे ना जा करके इस तरीके से यहां पे बेंड हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर दूं लाइक दिस। हाँ, तो इसको सीधे जाना चाहिए था, बट क्या होगा कि ये बेंड हो जाएगी। और उसके बाद अगेन, ठीक है, अगेन यहां पर ये फिर से एक नॉर्मल होगा, ठीक है, फिर से एक नॉर्मल होगा यहाँ पर। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो नेक्स्ट है, ये पहले ये रेयर से डेंसर में गई, उसके बाद क्या होगा, ये डेंसर से रेयर में जाएगी। तो इस बार क्या होगा, इस बार ये नॉर्मल से दूर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार ये जो लाइट है ये नॉर्मल से दूर ऐसे जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितना डेविएट होगा ये डिपेंड करेगा कि उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है। तो ये इसका पाथ हो जाएगा, क्लियर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर इस रे को बिल्कुल यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि इसको यहाँ पे सीधे जाना चाहिए था, ठीक है, इसको यहाँ पे सीधे जाना चाहिए था, बट सीधे ना जाकर के ये चूंकि मीडियम बदल रहा है तो उस केस में ये अपने पाथ को बदल देगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ये हमारे कुछ क्यूआरस है, व्हाट्सएप ग्रुप से चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये क्यूआर स्कैन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाना चाहते हैं या हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हियर इज द क्यूआर कोड। और हमारे यूट्यूब चैनल पे और कंटेंट देखना चाहते हैं तो दिस इज सो। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड हैपन इफ दिस बीम इज रिप्लेस्ड बाय नैरो व्हाइट लाइट। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो यहाँ पे डिस्पर्शन का फिनोमिना होगा और विबग्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें बस याद रखने वाली बात यह है कि जो डेविएशन है यानी डेल्टा है ये मैक्सिमम होता है वायलेट के लिए और ये डेल्टा जो है ये मिनिमम होता है रेड के लिए। अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा मिनिमम जो होता है वो वायलेट कलर का होता है और अगर लैम्डा मैक्सिमम होता है तो ये रेड कलर का होता है। ये भी आपको बात याद रखनी है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि गोपी हैज टेकन स्ट्रेट कंडक्टर एंड अलाउड टू करंट पास थ्रू इट। और उसके बाद उन्होंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि
किन किन चीजों पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन। नंबर 1, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी होता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू आई, मीन्स टू से जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगला कहा गया है क्या, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। तो वी नो दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, सॉरी नॉट स्क्वायर, इट्स ओनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके केस में थर्ड नंबर पे देखिए इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी आ गया। क्या दिया हुआ है कि लेट मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू करंट आई इज 0.4 टेस्ला, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज आई बाई 2। देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर कीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट कि जो B होता है ये प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि B2 अपॉन B1 इक्वल टू I2 अपॉन I1। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो B1 कितना है, B1 है 0.4 टेस्ला, B2 हमें यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे I1 जो है वो I है और I2 क्या है, दैट इज I बाई 2। तो इससे ये कैंसिल आउट। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो B2 कितना आएगा, 0.2 टेस्ला, एंड हियर इज द आंसर। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन था, बस केवल हमें अगर ये रिजल्ट लर्न है, याद है, तो फिर हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में जो ये जो क्वेश्चन है इसका हमने थोड़ा सा पार्ट मैंने नहीं लिखा है, बट फिर भी वहां पे उसका कोई खास मतलब नहीं था। ठीक है, बस इसमें सिंपली ये कहा गया था कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल इज 1.44। व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे सिंपली ये कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम will be less by factor 1.44 than वैक्यूम। ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे कि उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो 1.44 फैक्टर कम होगा, ठीक है, देन वैक्यूम। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि a ray of light strikes on a glass slab, angle of incidence is equal to 30 degree, the angle of refraction such that angle of, हमें कहा find the refractive index of glass such that this। तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। क्या कहा गया है कि यहाँ पे I इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, और R इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 19.5 डिग्री, और बाकी चीजें यहाँ पे देखिए दी हुई है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ पे हम लोग साइन की आई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 30 डिग्री। उसके बाद साइन आर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन आर की वैल्यू इन्होंने कितना दिया है, तो साइन आर की वैल्यू दी है 19.5, और देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू भी गिवन है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड दिस इज 1/3, तो यहां से कितना आ जाएगा, 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 1 म्यू 2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज 1.5। सो हियर इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सिंपल क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हर एक वीडियो पे पूरा किसी एक सेट के हम जितने भी फिजिक्स के PYQs हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं। सो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं और ब्लैक इस्तेमाल करते हैं।
तो सबसे पहले आर कितना दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है 100 ओम। उसके बाद कहा है कि टोस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। ठीक है, ये टोस्टर का है और ये लैंप का है। फिर आगे इसमें कहा गया है कि ये वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस यानी आर फिल्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है 500 ओम। और इन सब को कनेक्ट किया जा रहा है कितने वोल्ट की सप्लाई के साथ, 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ, 220 वोल्ट सॉरी 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes as much as current all the three appliances। मतलब ये जितना तीनों अप्लायंस मिल के करंट ड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन वो अकेले कर रहा है, तो उसका बताइए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जितना इन तीनों का मिला के रेजिस्टेंस होगा, इन तीनों अप्लायंसेस का मिला के रेजिस्टेंस होगा, वही उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, बेसिकली ये कनेक्ट कैसे किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 500। ठीक है, तो अब बताइए इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, 500। सो यहां से कितना आएगा, 10 प्लस 5 प्लस 1। सो आर इक्वल्स कितना आया, तो आर इक्वल्स आया 500 अपॉन 16 ओम। तो देखिए जो भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये वही उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है आई इक्वल्स क्या होता है, वी अपॉन आर। और चूंकि सेम सोर्स से कनेक्ट किया जा रहा है, तो आर अगर सेम होगा तभी वो आई सेम देगा। तो जो भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वही उस आयरन का भी रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है। और फिर आगे ये भी पूछा गया, बताइए इसमें से टोटल करंट कितनी पास हो रही है, व्हाट इज द करंट, यानी हमें आई बताना है। तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू होगा वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। सो वी कितना दिया हुआ है 220 और आर कितना दिया हुआ है 500 अपॉन का 16 ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट। अभी हम क्या करेंगे, 2 से वो मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाए, बाकी आप चाहें जैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 32 कैरी 3 एंड 35 अपॉन में 50। अब हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। इससे होगा क्या कि ये आ जाएगा 70 पॉइंट, ठीक है 7.04 एम्पियर। हियर इज द आंसर। ठीक है, बाकी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हुआ क्या कि ये जो 50 था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये 100 में कन्वर्ट हो गया, और फिर हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितने भी PYQ क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फिजिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।